हेलो गाइस। पिछली क्लास में हमने देखा कि कौन कौन से एक्सटर्नल चैलेंजेस थे जो मुगल एम्पायर ने फेस किए थे। आज हम देखेंगे कि कौन से कॉज हैं जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब के टाइम पर ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुका था। औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आए वो बहुत ही वीक थे और उन्हें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने अपनी पावर्स जो थी वो नॉबल्स को दे दी थी। अपने नॉबल्स जो उनके थे उनको वो पावर दे दी थी, अपने वजीर्स को, अपने प्राइम मिनिस्टर्स को, कि आप ये एडमिनिस्ट्रेशन देखो, आप चलाओ कि कैसे इस राज्य में क्या करना है। तो जो मुगल एम्पायर थे वो पपेट बन चुके थे अपने नॉबल्स के। तो ऐसे जो नॉबल्स थे उन्होंने अपने बिहाफ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाना वो स्टार्ट कर दिया था। अब जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया में इन्वेशन किया था तो उस समय ये भी एक्सपोज हो चुका था कि जो मुगल एम्पायर की मिलिट्री और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना वीक है। और साथ ही में कुछ जो सेंट्रल पावर थी उनकी अलग स्टेट्स में वो भी इमेजेंस हो गई थी। औरंगजेब की ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी भी उनके डिक्लाइन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि उनका एटीट्यूड जो था मराठा, राजपूत और जाट की तरफ किस तरह का था, जिन्होंने उन्हें औरंगजेब का, मुगल एम्पायर का एनिमी बना दिया था, दुश्मन बना दिया था। कुछ उनकी रिलीजियस पॉलिसीज थी जो हिंदूज के प्रति, उन्होंने भी जो औरंगजेब को है वो सबका दुश्मन बना दिया था। तो इस वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुका था। तो चलिए आगे देखते हैं शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ जमींदार। अब इसमें क्या होता है कि दो क्लास थी यहाँ पर, एक जमींदार थे और एक नॉबल्स थे। अब मुगल एम्पायर जो थे उन्होंने अपना जो एम्पायर था उसे जमींदार और नॉबल्स के बीच में बांट दिया था। जैसे जो जमींदार थे उनके पास अपना लैंड होता था और वो कुछ प्रिविलेजेस थे जो उन्हें एंजॉय करते थे हेरिडेटरी बेसिस पर। जैसे अगर कोई जमींदार की डेथ हो जाती है तो उसका बेटा अपने लैंड से रेवेन्यू कलेक्शन कर सकता था, तो वो उसका हेरिडेटरी राइट था। अब इन्हें बेसिक रूप में जो जमींदार थे इन्हें राय के नाम से भी जाना जाता था, राजा के नाम पर भी जाना जाता था, ठाकुर के नाम पर भी जाना जाता था और देशमुख के नाम पर भी जाना जाता था। आपने देखा ही होगा कि हिंदी मूवीज में, पुरानी वाली हिंदी मूवी में, कि आप ठाकुर नाम बहुत ज्यादा मशहूर था, तो वो जमींदार को ही बोला जाता था। अब इन्होंने जो जमींदार है इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अपनी पोजीशन जो एम्पायर में बना रखी थी, क्योंकि अब ये कलेक्शन करते थे रेवेन्यू की और उस कलेक्शन को वो एडमिनिस्ट्रेशन में जमा भी करवाते थे। मुगल राज्य को देते भी थे जिससे वो आगे अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे, अपने सोल्जर्स को पे करते थे। अब जो मुगल एम्पायर थे, मुगलों ने सोचा, मुगल बादशाह ने सोचा कि हम कैसे इन्हें यहाँ से हटाकर खुद अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते। तो उन्होंने ट्राई किया कि वो जमींदार को अलग करेंगे और सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट बनाएंगे पिजन के साथ और वहां से वो रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे। लेकिन इसमें वो सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि उनके लिए एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर वो सीधा पीजेंट्स के साथ ही अपना कांटेक्ट बनाते थे तो उन्हें बहुत सारे जो है अपने वर्कर्स की जरूरत पड़नी थी, बहुत सारे एम्प्लॉय उन्हें रखने पड़ने थे जो गवर्नमेंट होने थे, तो उन्हें पे भी करना था। तो इस वजह से उन्हें यहाँ पर मुश्किल फेस हुई। जो जमींदार थे उन्होंने देखा कि एम्पायर की वीकनेसेस क्या है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने अपने जो स्टेट थी जहां पर उनका लैंड था उन्हें उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मुगल डिक्लाइन के लिए कि जमींदारों ने खुद, जमींदार थे नॉबल्स, उन्होंने खुद अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना
स्टार्ट कर दी थी। अब उसके बारे में आते हैं जागीरदारी क्राइसिस। अब जागीरदारी क्राइसिस क्या था? जागीरदारी जो क्राइसिस था वो इकोनॉमिक बेस्ड था। इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी उस टाइम मुगल एम्पायर की, उसे भी हम जागीरदारी क्राइसिस कहते हैं। अब जो ये जागीरदारी क्राइसिस था, ये एडमिनिस्ट्रेशन को एक कॉस्ट पे करनी होती थी अपने नॉबल्स को, अपने वजीर को, सूबेदार को, जो भी उन्होंने अपॉइंट किए होते थे। अब उनके पास जो है वो इतना रेवेन्यू कलेक्शन नहीं था कि वो अपने जो एम्प्लॉय हैं उन्हें पे कर सकें। तो वो क्या करते हैं कि लैंड का एक पीस जो होता है वो अपने नॉबल्स को दे देते थे, और वहां से नॉबल जो है वो टैक्स कलेक्ट करते थे। अब ये टैक्स वो कलेक्ट करते थे, उस टैक्स में जितनी उनकी सैलरी होती थी वो सैलरी वो काट कर बाकी का जो हिस्सा होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन में जमा करवा देते थे, ताकि वो आगे आर्मी को मेंटेन करने के लिए यूज हो सके। अब जो मुगल एम्पायर थे, वहां जहां पर भी उनका डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि उन्होंने एक पावर दे रखी थी अपने एम्प्लॉयज को कि वो खुद अपना जो है सैलरी इकट्ठी कर सकते हैं पीजन से। तो यहाँ पर भी उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुका था। अब रीजनल जो एस्पिरेशन से उनका राइज होना भी स्टार्ट हुआ था। अब इसमें क्या होता है कि जो जाट थे, सिख थे, और साथ ही साथ मराठा थे, उन्होंने अपना अथॉरिटी जो है वो स्टार्ट कर दी थी, अपनी किंगडम बनाने स्टार्ट कर दिए थे मुगल्स के खिलाफ। इसमें उन्हें क्या सक्सेस मिलता है, वो क्या करते हैं कि जो मराठास थे, जाट से सिख थे, उन्होंने मुगल्स का विरोध किया और अपनी जो न्यू किंगडम है अपना स्टेट इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मुगल रूलर अब वीक है, वो उनका सामना नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूसली उनका स्ट्रगल था कि वो पॉलिटिकली जो है एम्पायर जो मुगल एम्पायर जो वीक हो चुका था उससे वो किसी तरह सक्सेस कर सके। अब औरंगजेब जो था उसकी कुछ पॉलिसीज थी जो राजपूत के, जाट के और सिख के खिलाफ थी, जिसकी वजह से वो उसके दुश्मन बन चुके थे और उन्होंने अ, मुगल एम्पायर के खिलाफ युद्ध छेड़ लिया था। अब बहुत सारे रूलर्स आए औरंगजेब के बाद, जिन्होंने मराठा के साथ, सभी मराठा जाट सिख्स के साथ रिकंसिलिएशन करने की कोशिश की। अब लेकिन वो बहुत लेट हो चुके थे इस रिकंसिलिएशन के लिए, क्योंकि अब राजपूत जो थे वो मुगल्स पर अपना ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, यकीन नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुगल्स ने उनके साथ पहले भी कितने धोखे किए थे। क्यों उन्होंने उनके खिलाफ ऐसी पॉलिसीज निकाली जो उन्हें बहुत ही नीचा दिखाती थी, जिसकी वजह से वो उनका विरोध करना स्टार्ट कर देते थे। अब आगे क्या होता है कि जो मराठा थे वो तो अब मुगल एम्पायर के एनिमीज बन चुके थे, दुश्मन बन चुके थे, तो उनका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट था, एम था, फर्स्ट फोकस था, वो था उनका कि वो महाराष्ट्र पे अपनी कंट्रोल करें, और साथ ही साथ वो और जो मुगल एम्पायर की स्टेट्स है वहां पर भी अपना राज स्टेब्लिश करें। जैसे उन्होंने अपना स्वदेश मुक्ति और चौथ एक टैक्स होता है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था मुगल एम्पायर के थ्रू। तो अब 1740 में क्या होता है कि वो जो मराठास हैं वो सक्सेस हो जाते हैं अब कुछ प्रोविंसेस पर अपना हक जताने में। अब गुजरात है, उसमें मालवा है, बुंदेलखंड है, जिस पर वो अपना राज स्टेब्लिश कर लेते हैं। ये उनका स्ट्रगल है कि उन्होंने इन स्टेट्स को ऑक्युपाई किया, छीना, युद्ध किए और अपनी पकड़ मजबूत की इन स्टेट्स पर। राजपूत जो थे उनका स्ट्रगल भी था इसी एम्पायर के खिलाफ, तो वो मराठा और ग्रो करने लगे और मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। अब जब मराठा युद्ध में जीतने लगे, मुगल रूलर्स वीक थे, तो मुगल रूलर का इफेक्ट था वो डिक्रीज होने लगा और साथ ही साथ मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना भी स्टार्ट।
अब क्या होता है कि इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो वीक थी। अब इस इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने के लिए कुछ टैक्स जो है वो मुगलों ने स्टेब्लिश किए, टैक्स लगाने स्टार्ट किए पीजेंट्स पर। कई टैक्स थे जो प्रिविलेजेस टैक्स थे, जिसके वजह से उन्हें रेवेन्यू जो मिलता था और उनकी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन सही होती जा रही थी। लेकिन अब क्या होता है कि जो नादिर शाह है और साथ ही में अहमद शाह अब्दाली जब इंडिया आते हैं तो वो इंडिया के मुगल एम्पायर के जो ट्रेजरी है उसे लूट लेते हैं, जिसकी वजह से वो अ, मुगल एम्पायर की जो बैकबोन है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ब्रोक कर देते हैं, और मुगल एम्पायर की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि वो अपने नॉबल्स हैं, उनके एम्प्लॉयज हैं, उन्हें वो पे भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। नॉबल्स अपनी अलग से स्टेट स्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब कॉजेस जो आप देखते हैं वो मुगल एम्पायर फेस कर रहा है। अब मुगल एम्पायर ने इतने कॉजेस फेस किए तो उनका डिक्लाइन होना स्वाभाविक था। मुगल एम्पायर के जो रूलर थे वो वीक थे, उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ध्यान नहीं था। वो सबसे ज्यादा वो जो थे अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में लगे रहते थे। उनका जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी को पे कर सके। साथ ही साथ वो वॉर से भी डरने लगे थे। तो पीस बाय करने के लिए ही वो अपने स्टेट दूसरे इन्वेडर्स को दे देते थे। तो ये बहुत सारे कॉजेस है जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको जहाँ तक समझ आया होगा। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक